हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। आज हम करेंगे ANC01 न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी सीरीज का पार्ट थर्ड और जानेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। पहले हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। The simplest definition of nutrition can be expressed as the study of what happens to food once it enters the mouth and thereafter. अगर बात करी जाए एकदम सिंपल से सिंपल डेफिनेशन न्यूट्रिशन की तो वो होगी कि जो हम स्टडी करते हैं कि एक बार जब हमने खाना खा लिया उसके बाद खाने के साथ क्या होता है उसकी पढ़ाई को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। हाउएवर अगर मोर डिटेल डेफिनेशन की बात की जाए तो ये साइंस है फूड की, न्यूट्रिएंट्स की और जो भी अदर सब्सटेंस होते हैं फूड के अंदर उनकी इंटरेक्शन एक्शन, जो भी बैलेंस वो बिठाते हैं, हेल्थ डिसीज और जो प्रोसेस होती हैं जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म खाने को इनटेक करता है यानी कि अपने मुंह में रखता है, उसके बाद अंदर जाता है खाना, देन डाइजेस्ट होता है, खाना पचने के बाद क्या होता है एब्जॉर्ब करता है खाने को, देन पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम खाने से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट, देन उसका यूटिलाइजेशन होता है। किस चीज़ का यूटिलाइजेशन? खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स का, और उसके बाद बचे कुचे वेस्ट को आउट कर देता है। इसे हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन। नाउ वी विल सी न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के क्या एक्शन, इंटरेक्शन और क्या बैलेंस होता है इसके बारे में हम जानेंगे। Food, as you know, contain nutrients as well as substance which are not nutrients. तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि फूड एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसके अंदर कुछ तो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, और नॉन न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि फ्लेवरिंग सब्सटेंस डाल दिया हमने, है ना, सुंदर दिखने के लिए कोई रंग वंग डाल देते हैं, फ्लेवर डाल देते हैं, दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। The body need each nutrient in a specific amount. जो हमारा शरीर है उसे सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन रात यही खाते रहें, है ना। एक स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए, एक लिमिट के अंदर हमें इनको इनटेक करना चाहिए। Some are needed relatively large amounts and some in smaller amounts. तो कुछ होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको हमें बड़े अमाउंट में लेना होता है, और कुछ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको हमें छोटे अमाउंट में लेना होता है। बट ये मत सोचना कि जो बड़े हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो कम ले रहे हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो कम इम्पॉर्टेंट है। ऑल आर इक्वली इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। सारे ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं तंदुरुस्त रहने के लिए। ईच न्यूट्रिएंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ बॉडी। देखो हर न्यूट्रिएंट का अपना एक रोल होता है जो वो परफॉर्म करता है हमारे शरीर के अंदर। मिनरल, कैल्शियम फॉर एग्जांपल, ये हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दिस इज द एक्शन ऑफ कैल्शियम। सिमिलरली अदर न्यूट्रिएंट्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शंस एज डिपिक्टेड। एक फिगर है वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, मैं आपको बात ही बता देती हूँ उसकी। देखो जैसे कि हमने बात करी अभी बोन्स और टीथ के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ मिनरल्स चाहिए रहते हैं जैसे कि कैल्शियम, लेकिन उसके अलावा हमें मिनरल्स, फॉस्फोरस भी चाहिए रहता है। बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मस्ट बी सप्लाइड टू द बॉडी इन द रिक्वायर्ड अमाउंट एंड प्रोपोर्शन टू इंश्योर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो अगर आप चाहते हैं आपके दांत और हड्डियां तंदुरुस्त रहें, अच्छी ग्रोथ रहे, तो फिर आपको क्या करना है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का सही इंटेक लेना है। This means that normal growth of bones and teeth and maintenance of the normal structure and function requires an between these two nutrients. तो देखिए जो भी हमारी नॉर्मल ग्रोथ जो होती है, हमारी हड्डियां बढ़े, सही तरीके से हमारा बॉडी शेप हो, एक अच्छा स्ट्रक्चर बना रहे, तो उसके लिए सही इंटरेक्शन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कैल्शियम और फॉस्फोरस के बीच में। हैंडलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज द बॉडी हैंडल फूड।
तो अब हम बहुत नॉर्मल सी भाषा में ये जानने वाले हैं कि हमारी बॉडी जो भी हम खाना खाते हैं उसके साथ करती क्या है। तो पहला स्टेप क्या रहता है, खाने को मुंह के अंदर रखना, देन दांतों की मदद से चबाते हैं और फिर निगल लेते हैं। निगलने के बाद खाना कहाँ जाता है, एक पाइप के थ्रू, फूड पाइप जिसे कहते हैं ईसोफेगस, उसके थ्रू पेट में जाता है एंड देन पेट में थोड़ी देर आराम करने के बाद खाना इंटेस्टाइन में जाता है। दो इंटेस्टाइन है हमारे, एक छोटा एक बड़ा, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो क्या होता है, जिस रूप में हम खाना खाते हैं उस रूप में खाना बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती, इसलिए उस खाने को कन्वर्ट कर देती है और इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, यानी कि खाना पचाना वाली प्रोसेस। अब एक बार जब डाइजेशन हो गया तो जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स खाए थे खाने के अंदर वो सारे अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे बॉडी यूज कर सकती है और आपको ताकतवर बना सकती है। बट ये तभी होगा जब आप न्यूट्रिशन वाला खाना खाओगे, जो कि आप खाते नहीं हो। चलो ठीक है, अब जब एक बार न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो गए, इंटेस्टाइन में खाना था, तो इंटेस्टाइन अब ब्लड में उन सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देता है और इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, जब इंटेस्टाइन से ब्लड में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे पहुंच रहे हैं, इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और देन ब्लड क्या करता है, ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में बहता है, तो हर जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देता है, हर सेल में ट्रांसपोर्ट कर देता है न्यूट्रिएंट्स को। और जो भी फालतू का खाना होता है जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसको हम सुबह आउट कर देते हैं शरीर से। The processes and handling by the body of absorbed nutrients result in the formation of certain other substances और byproducts। और ये जो प्रोसेस चलती हैं हमारे शरीर में और जो भी हैंडलिंग होती है हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स की, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, मतलब जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कुछ प्रोडक्ट्स बन भी जाते हैं और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं शरीर के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इनको ब्लड से दोबारा से खींच के यूरिन में ले जाते हैं और फिर आपको पता है कि ये भी हमारे शरीर से आउट हो जाते हैं। और ज़्यादा डिटेल में हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ है सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन। Social and psychological factors determine the acceptability of a particular dietary pattern and the foods included. We might suggest a nutritious diet for a person, but it might not be acceptable to him because of socio-cultural reason. For example, देखो कई बार क्या होता है कि हमें कोई सलाह देता है कि ये खाओ वो खाओ सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ सोशल और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे सामने आ जाते हैं और उनकी वजह से हम कई बार चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि दिस इज वाई द रीजन वाई पर्सन्स सोशल बैकग्राउंड एंड रिएक्शंस टू अ पर्टिकुलर फूड आइटम्स हैव टू बी केयरफुली कंसीडर। और इसीलिए हमें किसी की भी डाइट प्लान करने से पहले उसके सोशल बैकग्राउंड को देखना चाहिए। फर्दर, इकोनॉमिक कंसीडरेशन डिटरमाइंड वेदर फूड्स आर अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। और हमें इकोनॉमिक टर्म्स भी देखने चाहिए। अब सपोज किसी को प्रोटीन की कमी हो रही है ना, सॉरी विटामिन बी, प्रोटीन की किसी की भी कमी हो रही है और आप उसको कह रहे हो भाई बादाम खाओ बादाम, अरे वो बादाम कैसे खाएगा, बादाम बहुत महंगा है। हाँ, लेकिन बादाम की जगह वो विटामिन बी लेने के लिए मूंगफली खा सकता है, ग्राउंडनट, पीनट खा सकता है और वो बादाम से काफ़ी सस्ती होती हैं। गरीबों का बादाम मूंगफली, है ना। तो हमें हमेशा इकोनॉमिक टर्म्स में भी देखना चाहिए कि अरे तुमने तो लिस्ट बना के दे दी काजू बादाम करेला लहसुन, लेकिन इतने पैसे हैं कि नहीं, तो फिर इसलिए हमें थोड़ा देखना चाहिए। और फिर सोशल और साइकोलॉजिकल भी बता दिया। भाई सोशल देखो, कोई वेजिटेरियन है, तुम उसको बोल रहे हो भाई खा चिकन खा, नहीं खाना चाहता ना वो, ऐसा नहीं है कि अगर चिकन खाएगा तभी उसको सारी चीज़ें मिलेंगी, वेजिटेरियन फूड खा के भी वो उतना ही स्ट्रांग रह सकता है। ये एक जस्ट मिथ है कि जो भी होता है वो चिकन से ही आता है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अभी कुछ टाइम पहले सुशील कुमार के बारे में न्यूज़ में बहुत आ रहा है ना,
वो गिरफ्तार हो गए एक सागर मर्डर केस के चक्कर में। वो रेसलर रहे हैं, आप सभी जानते हो, बॉडी शॉडी देखिए उनकी, दम चाहिए कि नहीं एक रेसलिंग करने में। तो उनके बारे में मैंने सिर्फ सुना, और जहाँ तक मैं जानती हूँ ये सच ही है 99.99% कि वो प्योर वेजिटेरियन है, वो चिकन विकन नहीं खाते। और देखो वो एक रेसलर है। और तो और एक और चीज़, उनकी हाइट भी छोटी है, देखा कितने मतलब वो है ना, उन्होंने सारे जो भी लोग बोलते थे उनको मुंह बंद कर दिया कि देख भाई मेरी हाइट भी कम है नॉर्मल हाइट से जो होती है लड़कों की उस हिसाब से रेसलर्स की, और मैं वेजिटेरियन भी हूँ, फिर भी देख लो मैं लड़ लेता हूँ। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये तो सब एक्सक्यूजेस होते हैं, ठीक है। और हर चीज़ में फ़ायदे हैं अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले जो इंडिया का जो पुराना कल्चर है उसमें वेज खाते थे, तो ऐसा नहीं है ऋषि मुनि कि वो बीमार पड़े रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे, सब कुछ रहता था। हाँ हाँ, लेकिन एक और चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो नॉन वेजिटेरियन से उनको बुरा भला कह रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो नहीं खाना चाहता है उसको फोर्स मत करो, जो वो खा सकता है उसी के बेसिस पे उसे करवाओ, ठीक है। बहुत बातें हो गई। लेट अस नाउ लुक एट ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स इन डिटेल। अब हमें इन डिटेल में देखना है इन सारे एस्पेक्ट्स को। सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ईटिंग, क्या क्या हो सकते हैं सोशल और कल्चरल। फूड हैज अ स्पेशल मीनिंग इन द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एज यू नो। Our ancient Vedic tradition emphasizes food as life giver. हम लोग जो वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में जब ऋषि मुनि होते थे तो हम लोग खाने को कितना ज़्यादा मतलब पूजते थे। खाना खाने से पहले अब भी सिखाया जाता है, इवन मैं भी करती हूँ कि पहले भगवान को थैंक यू बोलती हूँ इस खाने के लिए, प्रेयर करती हूँ, आप भी करा करो। जिसको भी आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, जो भी है, जीसस, जिनको भी मानते हो उन सब उनको बोला करो थैंक यू थैंक यू। It further attributes specific quality to specific foods. It is said that sattvic food, for example, increase intellectual capacity and creativity, energy and cheerfulness. आपने अगर सुना हो तो मैं बता दूं कि 3 प्रकार के जो खाने के प्रकार बांट दिए गए थे। सात्विक, जो ये ऋषि मुनि प्रिफर करते थे, बहुत ही सिंपल खाना होता है सात्विक के अंदर। देन राजस्विक, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, और एक होता है तामसिक, ठीक है, जिसके अंदर नॉनवेज और अल्कोहल वगैरह सब आ जाता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिगार्डेड एज द प्रोमिनेंट सात्विक फूड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फूड होता था सात्विक फूड के अंदर वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते थे। राजसिक फूड जो होता था उसके अंदर फिश, एग एंड मीट और पोर्क, बीफ, ये सब आ जाते थे। और तामसिक फूड थोड़ा सबसे बुरा ही माना जाता था, उसमें सब सड़ा गला बासी ऐसा आता था। वैसे देखो इसमें ये लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक तरह से कैटेगराइजेशन करते हैं जिसके अंदर मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स और जो नॉर्मल चीज़ें रहती हैं ना, तली भुनी नहीं रहती हैं, उनको हम सात्विक में डालते थे। देन राजसिक में क्या होता था, थोड़ा मसालेदार चटपटा सा खाना। एंड तामसिक के अंदर नॉनवेज और पुराना, सड़ा, बासी, अल्कोहल, ऐसी चीज़ें आ जाती थी। यहाँ रीहीटेड भी लिखा हुआ है। रीहीटेड खाना का मतलब क्या हुआ, मतलब पहले बना के रख दिया, दोबारा गरम गरम कर करके खा रहे हो, तो सेहत के लिए तो ये ऐसा खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग बाग, पहले ही 1 किलो 2 किलो चावल बना के फ्रिज में रख लेते हैं और फिर उसे बार बार चलाते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं। तो ये खाना अच्छा नहीं रहता हेल्थ के लिए। तभी लोग कहते हैं कि हम इतना पौष्टिक खा रहे हैं, फ्रूट पी रहे हैं, सॉरी फ्रूट जूस पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन देन ऑल्सो हम बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को फ्रिज में रखते हैं और फिर खाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि खट्टे फ्रूट्स काट लेंगे किलो 2 किलो और उन्हें एयर टाइट करके फ्रिज में रख देंगे और फिर डेली बेसिस पे खाते रहेंगे। ये बहुत गलत है। आपको जब भी फ्रूट खाना है आप उसी टाइम लो, उसी टाइम खाओ, काट वाट के रख के फिर नहीं खाना चाहिए, ठीक है। Contrast this view of food and eating with our modern views. We no longer believe that certain foods or categories of food, when part of us of usual diet, can influence our behavior to any significant extent, वगैरह वगैरह। तो देखो यार, ये तो पहले चलता था कि सात्विक है कि तामसिक है, अब कोई ऐसा करता नहीं है। जनरली थोड़ा बहुत लोग करते हैं कि आज मेरा व्रत है, आज मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, आज मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा, या आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है तो नहीं करूंगा। हाँ, थोड़ा बहुत रह गया, अदरवाइज आजकल ऐसा कोई ज़्यादा रह नहीं गया है।
वैसे फिर भी करने वाले तो करते हैं, मेरे काफ़ी जैन दोस्त हैं जो आलू तक नहीं खाते हैं, तो जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं अभी भी। At restaurants and hotels, customers frequently eat reheated food, which in the Vedic tradition has the lowest status. और आजकल तो भाई होटल में चले जाओ, ढाबे पे चले जाओ, वहाँ के वो तुम्हारे लिए बार बार पर बना रहा है क्या खाना? नहीं, एक बार बना लेता है, उसको बार बार गर्म कर कर तुम्हें सर्व कर देता है, जो वैदिक काल में सबसे घटिया क्वालिटी का खाना माना जाता था। मैनी पीपल इवन दो दे मे बी वेजिटेरियन डू नॉट माइंड शेयरिंग फूड विथ नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स। बहुत सारे वेजिटेरियन लोग हैं आजकल के ज़माने में जो बुरा नहीं मानते हैं, वो शेयर कर लेते हैं खाना नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स के साथ अपने। The former of course would not consume meat and meat products but may still accept vegetarian foods prepared in the kitchen where meat is also cooked. ऐसा भी देखा गया है कि जो वेजिटेरियन बंदा है वो नहीं खाएगा नॉनवेज, लेकिन उस किचन में खा लेगा जहाँ पर मीट वगैरह बन रहा है, तो ऐसा देखा गया है। हाँ, लेकिन सारे ऐसे नहीं है, ठीक है। कुछ लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कट्टर होते हैं, वो शॉप से भी नहीं खाते हैं जहाँ पर ऐसा बना रहता है। तो अलग अलग वैरायटी है इंसानों की, जितने इंसान है उतनी उनकी वैरायटी है। दिस इज अ डिजायरेबल ट्रेंड, टॉलरेंस एंड अडेप्टेबिलिटी टू वेरिड ईटिंग हैबिट्स इज अ हेल्दी साइन ऑफ प्रोग्रेस। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को टॉलरेट कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे ना, भी थोड़ा सा भी टॉलरेट और अडेप्ट कर रहे हैं नई चीज़ों को, ईटिंग हैबिट्स को, तो ये एक हेल्दी साइन है, ठीक है। बोल दिया भाई हेल्दी साइन है, लेकिन इस खाने को फ्रिज में 10-10 दिन तक सड़ा के खाना, आपको बोल दूँ मेरी पर्सनल एडवाइस है, बिल्कुल भी हेल्दी साइन नहीं है, ठीक है। हाँ, हेल्दी साइन ये है कि अगर कोई खा रहा है नॉनवेज और तुम नहीं खाते हो, तो उसको तुम उससे दूर नहीं भागो, वो उसके मुंह में जा रहा है, तुम्हारे मुंह में नहीं जा रहा, ये एक गुड साइन है और एक हेल्दी साइन है, जो कि पहले नहीं होता था। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था इस सब चीज़ों पे कि वो खा रहा है तो मेरा दोस्त भी नहीं बनेगा, ऐसा ऐसा। तो इतने सारे पूरे डिस्कशन के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि जो न्यूट्रिशन कंसर्न है वो सिर्फ इस बात से नहीं है कि हमारी बॉडी कैसे उस न्यूट्रिएंट को हैंडल करती है या अदर प्रोडक्ट्स को, बट फूड एक्सेप्टेंस भी है कि नहीं, क्या लोग उस फूड को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। हम किसी भी कम्युनिटी से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो किसी भी फूड आइटम को एक्सेप्ट कर लेगी, स्वीकार कर लेगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। हमें उनके व्यू पॉइंट से भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं होता है। जो परंपरा चल रही आई है इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको तुरंत चेंज करना इज़ नॉट अ ईजी। सो इज़ इट अ फूड रिजेक्टेड बाय द कल्चर? क्या उनके कल्चर में मना है किसी खाने को खाना, या इज इट अ फूड कंसीडर्ड टू बी अ प्रेस्टीज फूड इन दैट कम्युनिटी? अगर मान लो जैसे कोकोनट, खीर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदू मान्यता के अनुसार काफ़ी ज़्यादा इनको अच्छा माना जाता है ना। अभी नवरात्र आता है तो नवरात्र में चने और हलवा बनता है, हलवा चने बनता है, हलवा चने, सूजी का हलवा और चने, तो खाने का ये कितने प्रेस्टीज खाना है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल सोसाइटीज़ में मना रहती है, तो हमें ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी, और ये भी देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर इंसान के लिए कोई खाना एक्सपेंसिव है कि नहीं है, क्या इंसान उसको कंज्यूम कर पाएगा कि नहीं, और अगर उसको नहीं कर पाएगा तो हमें उसको कुछ अल्टरनेट निकालना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, बादाम नहीं खा रहा तो मूंगफली खाए, है ना, ऐसा कुछ हमें निकालना पड़ेगा आइडिया, अल्टरनेट, क्योंकि सारी पॉपुलेशन एक ही कम्युनिटी में नहीं रहती है, हर पॉपुलेशन अलग है, और फिर केसेस भी अलग रहते हैं। कोई प्रेग्नेंट है ना, कोई विमेन प्रेग्नेंट है, या कोई छोटा बच्चा है, कोई एडल्टसन है, कोई किशोर अवस्था में है, तो सबकी जो डिमांड है उनके शरीर की वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, और मुझे लाइक करके बताया करो, लाइक तो करा करो, उसके बाद कमेंट करके बताया करो आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप ये भी बता सकते हो। अदरवाइज ये सीरीज तो मेरी आ रही है, थोड़ा सा आपकी तरफ से मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मुझे मोटिवेशन चाहिए। मेरा चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, और अपने व्यूज़ भी बताओ मुझे, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी ना। हेल्प कर दो यार, किसी को आगे बढ़ाने में हेल्प करना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है, फिर भगवान भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है।
बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।